किस किस तरह से लूटें हम अपने इस वतन को, बुजुर्गों से सीखता है हर नौजवान हमारा। हालात गर न बदले, ख्यालात गर न बदले, मिट जाएगा जहाँ से नामो निशा हमारा। प्लीज़ अगर आप नए हैं इस चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप जानते ही हैं आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मैटर करता है। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और कुशल मंगल होंगे। तो अभी हम प्रस्तुत हुए हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। ये डू पॉलिटिक्स के चैनल पे कुछ घंटों पहले ही ये वीडियो पोस्ट किया गया है। तो इसमें एक्स डिप्लोमेट आर.के. शर्मा के साथ अजीत भारती भाई जो हैं हमारे, वो बातचीत कर रहे हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा हुआ है हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में, तो मैं हिंदी वाला पोर्शन आपके लिए पढ़ देता हूँ। इसमें लिखा है कि 2001 बैच के भारतीय विदेश सेवा के राजीव कृष्ण शर्मा पूर्व राजनयिक हैं जिन्होंने अपने करियर का सबसे लंबा समय अफगानिस्तान में बिताया है। बांग्लादेश, सीरिया समेत मिस्र में भी उन्होंने राष्ट्र के लिए अपनी सेवाएं दी हैं। कई भाषाओं के जानकार आर.के. शर्मा अफगानिस्तान को अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं। उनके भू राजनैतिक और सामरिक समझ के कारण आधुनिक समय की कई बड़ी घटनाओं का सटीक आकलन हो पाया और नीतिगत निर्णयों में सहायता मिली। डू पॉलिटिक्स के संपादक अजीत भारती से काबुल के मुद्दों पर विस्तृत बातचीत। तो जो मामला चल रहा है इस समय अफगानिस्तान में, उसके हिसाब से मुझे लगता नहीं कि आर.के. शर्मा सर से ज़्यादा योग्य कोई व्यक्ति हो सकता है इन मुद्दों पर बात करने के लिए। और जिस किस्म से भारती जी पूछते हैं सवाल, मुझे पूरा यकीन है कि बहुत सारी चीज़ों का खुलासा यहाँ पे होगा। और हम पिछले वीडियो में भी कुछ सवाल उठा रहे हैं, शायद उनमें से कुछ के आंसर्स हमको मिल जाएं। तो वीडियो का टॉपिक है, टाइटल है एक्स डिप्लोमेट आर.के. शर्मा हु सर्व्ड इन अफगानिस्तान एक्सपोजेस पाकिस्तान ISI USA फॉर काबुल क्राइसिस। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं वीडियो। Here we go। और मैं जब खुद अफगानिस्तान में था तो मैं ऐसे सैकड़ों पठानों से मिला हूँ। फिर वो कहते हैं कि साहब पाकिस्तान तो आपका बच्चा है और ये बिगड़ गया है, तो ये बिगड़ा हुआ बच्चा अपने पापा को भी परेशान करते हैं और हमें परेशान करता है, तो ऐसा हम क्यों ना सबक सिखाएं कि आप लोग उधर से आए और हम लोग इधर से बढ़े। Pointed a gun, we have to do something. That gun is pointed to us now, and it is high time India starts talking the language of French, because without that, our goodness is taken as weakness. And our humanity is now getting humiliated because of somebody else's arrogance. So true, sir. That is unacceptable. मैंने अपने आंखों से देखे हैं अमेरिका के बिल्कुल कंटेनर के कंटेनर हथियार तालिबान के हाथ में लगे। ब्रांड न्यू राइफल्स हैं, मोटार्स हैं, मोटार के शॉट्स हैं, उसके अलावा RPG की गन्स हैं, नाइट विजन गॉगल्स हैं, स्नाइपर राइफल्स हैं, तालिबान के हाथ में जा रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों को, खासतौर से आवाम को, जनता को, जनरल्स को ये बताना चाहता हूँ कि आपके तमाम आरोप न सिर्फ बेबुनियाद हैं बल्कि बेवकूफ़ी से भरे हुए हैं। अच्छा। क्योंकि अगर RNDW वाकई में चाहती तो किसी भी वक्त उसके लिए ऐसा कुछ करना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ऐसा कुछ लोगों को रिक्रूट करके और उन्हें इस तरह के काम की टास्किंग दे के कि वो जाके और तबाही मचाएं, तो किसी के लिए मुश्किल नहीं। ये तो आसान काम है। ये 66 सेंटर चलाना या कि ट्रेनिंग देना, ये तो आसान काम है। सच्चाई एक्चुअली ऐसी है कि पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स हिंदुस्तान के पास आते हैं और गुहार लगाते हैं कि साहब हमें आप हिंदुस्तान डिवाइड करवा दीजिए। अच्छा। सच्चाई ये है कि तालिबान के लोग हिंदुस्तानी कॉन्सुलेट आते हैं और कहते हैं कि साहब आप हमारे को सिर्फ रोटी और गोली दे दीजिए, हम पाकिस्तान को तहस नहस कर देंगे। सिर्फ रोटी? ऐसे इवेंट्स जिनका हमें माकूल जवाब देना चाहिए था पुरजोर, जब पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी कहने पे हक्कानी नेटवर्क ने हिंदुस्तान के 2 सर्विंग ऑफिसर्स को हिंदुस्तान की एम्बेसी के सामने 50,000 टुकड़ों में उठवा दिया और हिंदुस्तान के जवाब इतना सा भी नहीं था, गोली भी नहीं चली हिंदुस्तान की तरफ से। हम वो लड़ाई उस दिन हार गई। कब की बात है? और मैं था वहां पे और मैं उस व्हीकल में होना चाहिए था जिसको उड़ाया गया। और ये सौभाग्य दुर्भाग्य कि मैं शहीद नहीं हो पाया उस दिन। $20,000 से मेरी बोली लगनी शुरू हुई थी, जो मेरे कार्यकाल के समाप्त होते होते $2 मिलियन तक पहुंच गई थी। और पाकिस्तान की तरफ से आग्रह था अफगान लोगों को, जब $2 मिलियन ले लो और 20 आप वीज़ा ले लो और 20 पासपोर्ट ले लो और इस शर्मा को जिंदा है मुर्दा को तोरकम बॉर्डर पे पकड़ा दो
ओह और शिट। उसके बाद इसको पकड़ते हम दुनिया को साबित कर देंगे सब ये RNDW वाले करते हैं सारे कार्यक्रम, और हमें इसमें कोई योगदान नहीं है। ये तो RNDW की फैलाई हुई है सारी, तो TTP भी RNDW का, ये भी RNDW का, सब कुछ RNDW। जिन लोगों से बात करी जाती तो वो खुद आके मुझसे बोलते थे कि शर्मा जी आपके लिए ऐसे कह रहे थे, अपनी जी मेजर अफरीदी ऐसे बोलता। और ये बात तत्कालीन भारत सरकार को थी पता कि अगर इस वक्त कार्रवाई नहीं करी जाएगी तो तालिबान दोबारा यहाँ पे आएगा, क्योंकि अमेरिका हमेशा तो रहेगा नहीं। लेकिन इन विषयों के ऊपर उस वक्त कोई नहीं संज्ञान लिया गया। ये लोग ऐसे ही हिंदुस्तानियों को पकड़ते हैं वहाँ पे, जितने लोगों को पकड़ के ये दावा करते हैं ना कि ये जासूसी कर रहा था, तो ये लोग ऐसे खरीदते हैं वहाँ पे जो मासूम हिंदुस्तानी है, बिजनेस करने गए हुए हैं, डिप्लोमैट्स हैं। जैसे RK शर्मा सर के लिए भी बोली लगी है वहाँ पे। उस वक्त के पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर, उस तरह के माहौल, उस तरह के वातावरण में इन बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। पाकिस्तान के मंसूबे उसके चलते लगातार बढ़ते गए। उन्होंने हमारे साथ पहले लोगों को मरवाया, फिर हमारे साथ 26/11 करवाया, और परिणति 15 अगस्त को हमने देखी जो कि काबुल में हुई। ताजिक सॉवरेनिटी नहीं स्वीकार्य है किसी भी पठान को, भले से वो किसी भी कौम का, किसी भी कबीले का या किसी भी आइडियोलॉजी को हो। वो पश्तून बोली के खिलाफ है। कल को एक जनरल साहब का दिमाग बदल गया, एक ब्रिगेडियर साहब का दिमाग बदल गया कि साहब ये तो ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, और उन्होंने पाकिस्तान की एक न्यूक्लियर दे दिया तालिबान को। उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसका कोई असेसमेंट है? भारत के लिए एक ऐतिहासिक चुनौती से भरा हुआ समय है ये, और ऐसी ऐतिहासिक चुनौती जो कारगिल 1971, 1965 और शायद 1947 से ही बड़ी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में। एक मिनट, ऐतिहासिक चुनौती 1947 से बड़ी है से क्या मतलब है? कि दीज पीपल वांट टू ब्रेक द नेशन अगेन, ये है क्या? ये तो अभी फिलहाल इंट्रो है, तो वी विल गेट टू नो। उदित हुए दुनिया के सामने बताया कि साहब देखो हमने कही थी ऐसा कर देंगे, तो हमने कर दिया। लेकिन मैं उन्हें आगाह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आग से न खेले। घर जल सकता है, सही बात, हाथ जल सकते हैं, बिल्कुल, चेहरा जल सकता है, और भी बहुत कुछ जल सकता है। आग से खेलने का नुकसान बहुत ज्यादा होता है। I mean, well done in Afghanistan, but the day has just begun. There is a lot to come, and we are watching you. Stay focused. Our time has begun. नमस्कार दोस्तों, मैं जीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। हेलो सर। आज हम आपकी मुलाकात एक शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अफ़गानिस्तान, मिस्र, बांग्लादेश और सीरिया में अपनी सेवाएं एक राजनयिक के तौर पे दी हैं। 2001 बैच के IFS ऑफिसर रहे हैं, और चूंकि इनका विशेष कार्य जो है एक लंबे समय तक अफ़गानिस्तान को लेकर रहा, और अफ़गानिस्तान में अभी तालिबान को लेकर जो क्राइसिस चल रही है, तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इस्लामिक जिहाद को लेकर इन तीन मुद्दों पे इनकी समझ और इनके कार्य क्षेत्र का दायरा जो है विस्तृत रहा है। तो उसी पे हम इनसे आज बात करेंगे। राजीव कृष्ण शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। सर, सबसे पहला सवाल जो है, और बहुत ही ऑब्वियस सवाल है, कि अफ़गानिस्तान में जो हो रहा है, और अफ़गानिस्तान को कहा जाता है कि ये मतलब कोई भी साम्राज्य यहाँ पे स्थापित नहीं हो पाता है। रूस आया, अमेरिका आया और फिर वो चला गया, कोई भी यहाँ पे टिक नहीं पाता है। वहाँ की सिचुएशन ऐसी क्यों है? वो क्या एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है कि इतना मेसी और एकदम मतलब तबाही ही वहाँ पे, मतलब वहाँ से खबरें जो आती हैं वो इसी तरह की आते हैं? ऐसा सिचुएशन वहाँ पे क्यों है? सवाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन जवाब बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं ऐतिहासिक कारणों में चले गया तो। जी जी। क्योंकि इसके जवाब ढूंढने के लिए हमें शायद 6000 साल पीछे जाना पड़ेगा। अच्छा। जब पहली बार पश्तून आइडेंटिटी अपने आप को असर्ट करती है, और एक पश्तून कोड ऑफ कॉन्डक्ट, जिसे पश्तून वली कहते हैं, जो एग्जिस्टेंस में आता है। पश्तून कोड ऑफ कॉन्डक्ट, पश्तून वली बेसिस बनता है उस ट्रेडिशन का जिसे कि तालिबान अभी फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। इस्लाम तो 1400 साल पुराना है, लेकिन पठानों का इतिहास 6000 साल पुराना है। उस 6000 साल में पश्तून वली का इस्लाम से ज़्यादा पुराना है पठानों का इतिहास भाई साहब, 6000 साल पुराना है। एक्चुअल में आप समझ रहे हैं ना, भाई हैं वो हमारे पठान। दखल रोज होता है उनके जीवन में कम से कम 100 दफे।
तो उनका जो इस्लाम की समझ है वो भी पश्तून वली की समझ से ही कलर्ड है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हमेशा मारकाट या मैसी सिचुएशन ही रही है। वहाँ पे ऐसी सिटीज़ है पुरानी, हेरात है, बल्ख है, जो कि पिछले 1000-1500 साल से सिविलाइजेशन के सेंटर्स रहे हैं, लर्निंग के सेंटर्स रहे हैं, ट्रेड के सेंटर्स रहे हैं, कल्चर के सेंटर्स रहे हैं। बड़े पोएट्स हुए अफगानिस्तान के अंदर, रहमान बाबा। लेकिन क्योंकि साम्राज्यवाद के दौर में अफगानिस्तान की परिस्थिति ब्रिटेन और रूस के मध्य में एक बफर स्टेट की बन गई, और उस बफर स्टेट को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे जो एक्सपीडिशंस भेजे गए, और उन एक्सपीडिशंस का जो कुमुलेटिव फॉलोआउट हुआ, उसका दुष्परिणाम अफगानिस्तान को लंबे समय तक भोगना पड़ा, जिसकी परिणति हुई आज़ादी के बाद कि जब उन्हें ड्रोन लाइन देखनी पड़ी। एक आम अफगान आज भी ड्रोन लाइन नहीं पसंद करता। एक पठान ड्रोन लाइन के नाम से चिढ़ता है क्योंकि उसे पसंद नहीं है कि पठानियत को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए। तो वो ड्रोन लाइन से परेशान है, पाकिस्तान से परेशान है। अच्छा। उसकी हिंदुस्तान से गुहार होती है कि हमें पाकिस्तान से निजात दिलाई जाए। और मैं जब खुद अफगानिस्तान में था तो मैं ऐसे सैकड़ों पठानों से मिला हूँ। फिर वो कहते हैं कि साहब पाकिस्तान तो आपका बच्चा है और ये बिगड़ गया है, तो ये बिगड़ा हुआ बच्चा अपने पापा को परेशान करते हैं और हमें परेशान करता है, तो हम क्यों ना सबक सिखाएं कि आप लोग उधर से आएँ और हम लोग इधर से बढ़ें और इसको ख़त्म ही करें। तो हिंदुस्तान में इस विषय के टेकर्स है नहीं बहुत ज़्यादा इस तरह की। भाई मैं कहना नहीं चाहता, ये बुराई हो जाएगी, लेकिन एक्चुअली सच है ये। मतलब हिंदुस्तान में ना जो उस ओहदे पे बैठे हुए लोग हैं, पता नहीं किस बात की डिप्लोमेसी की बात करते हैं ये, किस बात की शराफत दिखाते हैं ये लोग। अगर आप बात कर रहे हैं नेशनल इंटरेस्ट की, राष्ट्र के हित की, तो कभी कभी ऐसे टेढ़े डिसीजन लेने पड़ते हैं जो राष्ट्र के लिए सही है। ये लोग लेने में सक्षम नहीं है। थिंकिंग हमारे यहाँ नहीं चलती किसी कारण से एस्टेब्लिशमेंट में। तो इस तरह के जब मेरे अनुभव हुए और मैंने यहाँ बताया तो वो कुछ सीरियसली नहीं लिए गए, और उन बातों को उस समय अहमियत नहीं दी गई जब हमारे पास वास्तव में इतनी वेरविदौल थी, इतनी कैपेबिलिटी थी, इतने रिसोर्सेज थे और इतना नेटवर्क था कि हम शायद पाकिस्तान को उसी के जवाब में उसी के वहाँ माकूल जवाब दे पाते। तो अफगानिस्तान की जो वर्तमान परिस्थिति है वो पाकिस्तान के द्वारा खराब की गई है अपने खुद के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए। अच्छा। 1979 में जब सोवियत रूस वहाँ घुसा तो इसलिए क्योंकि 1973 से ही इस तरह के प्रयास करने शुरू हो गए थे पाकिस्तान में कि अफगानिस्तान में हम रूस के साथ लड़ेंगे, जाके अफगानिस्तान में कम से कम एक फॉरवर्ड लुकिंग कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को तो नहीं रहने देंगे। और ये जियाउल हक की निजी उपलब्धि मानते हैं पाकिस्तानी फौज के कई अधिकारी कि जियाउल हक ने इस्लामिज्म की पॉलिसी अडॉप्ट करके, और ख़ास तौर से पिछले 2-3 महीनों में हमने जो देखा तो उनकी तो खुशी की सीमा नहीं रही है। पाकिस्तान के जनरल्स और सैनिक और फौज तो खुश हो गए हैं, लेकिन अब उनसे वही गलती हो गई है जो हमेशा साम्राज्य करते आए हैं। ये साम्राज्यों के बारे में शुरू से एक समझाइश होती है कि साम्राज्यों को अफगानिस्तान में हाथ नहीं डालना चाहिए, लेकिन अब चीन और रूस और ईरान और पाकिस्तान इनने किसी न किसी फॉर्म में अफगानिस्तान में हाथ डाल दिया है ऐसी परिस्थिति में कि जो एक निर्णायक परिस्थिति है अफगानिस्तान में। तो इसके जो फॉलोआउट्स होंगे वो ऐतिहासिक होंगे, लॉन्ग टर्म होंगे, स्ट्रैटेजिक होंगे, और हिंदुस्तान के लिए खास तौर से फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस से भरे होंगे, जिसके दूरगामी परिणाम हमें शायद अगले 500-1000 वर्ष तक देखने को मिले। ये जो अभी सिचुएशन प्रिवेल कर रही है अफगानिस्तान में, ये जो तबाही का आलम है, प्राइमरली दिख रहा है, सबको दिखता है कि इसमें अमेरिका ने जो है 20 साल में शून्य से आए थे और -10 पे छोड़ के गए हैं, इस तरह की हालत है। और मल्टीपल बिलियंस या शायद ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इक्विपमेंट ये सब हैं, इस पे तो हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन पाकिस्तान हमेशा ये एलिज करता है कि भारत के जो रॉ है, हमारी जो एजेंसी हैं, उसके 66 सेंटर हैं वहाँ पे। हाँ, और 7 मतलब ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, करता है और 7 कॉन्सुलेट्स हैं। ये उनके मतलब न्यूज़ चैनल्स की, हाँ, न्यूज़ चैनल्स की डिबेट देखते हैं तब तो आर के शर्मा सर कह रहे हैं बस 8 ही हैं। तो आप जरा बताइए कि इसमें सच्चाई कितनी है।
देखिए, सच्चाई वैसे लड़ाई में जो पहली कैजुअलिटी होती है वो सच्चाई होती है। और पाकिस्तान के साथ हमारी जो, हम तो लड़ना नहीं चाहते लेकिन वो लड़ना चाहते हैं, उनकी फितरत है। तो वो हमेशा हमें अपना शत्रु ही समझते हैं और लड़ना ही चाहते हैं। लेकिन वो पूरी ईमानदारी से आपके चैनल के माध्यम से पाकिस्तान के लोगों को, खासतौर से आवाम को, जनता को, जनरल्स को ये बताना चाहता हूँ कि आपके तमाम आरोप न सिर्फ बेबुनियाद हैं बल्कि बेवकूफ़ी से भरे हुए हैं। क्योंकि अगर RNDW वाकई में चाहती तो किसी भी वक्त उसके लिए ऐसा कुछ करना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ऐसा कुछ लोगों को रिक्रूट करके और उन्हें इस तरह के काम की टास्किंग दे के कि वो जाके और तबाही मचाएं, ये तो किसी के लिए मुश्किल नहीं, ये तो आसान काम है। ये 66 सेंटर चलाना या कि ट्रेनिंग देना, ये तो आसान काम है। तो अगर रॉ ऐसा करना चाहती है RNDW तो वो तो कब की कर रही होती ना, लेकिन ऐसा है नहीं। सच्चाई, हकीकत बनिस्बत उसकी उल्टी है एकदम। सच्चाई एक्चुअली ऐसी है कि पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स हिंदुस्तान के पास आते हैं, अच्छा, और गुहार लगाते हैं कि साहब हमें आप हिंदुस्तान डिवाइड करवा दीजिए। अच्छा, सच्चाई ये है कि तालिबान के लोग हिंदुस्तानी कॉन्सुलेट आते हैं और कहते हैं कि साहब आप हमारे को सिर्फ रोटी और गोली दे दीजिए, हम पाकिस्तान को तहस नहस कर देंगे। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की एजेंसीज हिंदुस्तान के डिप्लोमेट्स को मरवाने के लिए खुलेआम वहाँ पैसे बांटते हैं। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान लगातार वहाँ से हिंदुस्तान का इन्फ्लुएंस हटाने के लिए कंसिस्टेंटली हक्कानी नेटवर्क को फंड करता है, टास्किंग करता है। हक्कानी नेटवर्क अपने लड़ाके सुसाइड बॉम्बर भेज दिए, उन्होंने हमारे लोग मारे हैं वहाँ पे। ये पाकिस्तान के अवाम को गुमराह करने के लिए फैलाया गया एक षड्यंत्रकारी साजिश से भरा हुआ झूठ है, जो लगातार वहाँ की जनता को बरगलाने के लिए इको किया जाता है कि साहब हिंदुस्तान अफगानिस्तान में ये कर रहा है। ये बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से गलत है, क्योंकि मैं था वहाँ पे। अन्य कोई कहे, फॉरेन सेक्रेटरी कुछ कहे, तो मैं हो सकता है कि उनकी बात के ऊपर थोड़ा सा शक शुबा करूँ, ये सोचूं कि शायद झूठ बोल रहे हैं। मैं खुद था वहाँ पे, मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है। मैं खुद ऐसे लोगों से मिला हूँ कि जो हमें आके इल्तिजा कर रहे हैं कि साहब आप महसूद से क्यों नहीं मिल लेते साहब, महसूद के साथ आप मिल लीजिए, महसूद को आप फंडिंग कर दीजिए, महसूद। तो ये इन्फॉर्मेशन क्या हमारी गवर्नमेंट के पास नहीं है क्या? तो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं हमारी गवर्नमेंट के लोग? तो आप गन्स दे दीजिए, महसूद आपकी तरफ से लड़ाई करेगा, आप क्यों नहीं महसूद के साथ मिलते हैं? और आप इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि हमारे अनुमति नहीं मिलने। कह रहे हैं साहब आप लोग कैसी बातें करते हैं? कौन सा महसूद? बेतुल्ला महसूद ट्राइब के, जो बाद में मारे गए। लंबे समय तक हमारे पास ऐसी अप्रोचेस होती रही हैं कि जिसमें उनकी तरफ से, तालिबान की तरफ से और वहाँ की आवाम की तरफ से, पाकिस्तान की आवाम की तरफ से और पाकिस्तान के अधिकारियों की तरफ से हमारे पास ओवरचर्स होते हैं, अप्रोचेस होती हैं कि साहब आप ऐसा कर लीजिए, साहब आप ऐसा कर लीजिए। पाकिस्तान की आवाम की तरफ से भी बोला इन्होंने। मतलब एक वर्ग तो ऐसा है वहाँ पे जो वहाँ की सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से, फ़ौज से, ISI से और इन सब घटिया एलिमेंट्स जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं, जिन्होंने उनका बेड़ा गर्क किया हुआ है ना, उससे मुक्ति चाहती है। लेकिन उनकी प्रॉब्लम यह है कि वो ओपनली बात नहीं कर सकते। हम नहीं करते क्योंकि हम बहुत लंबे समय तक वाकई सिंसियरली इस उम्मीद के साथ अमेरिका के साथ लगे रहे कि अमेरिका कम से कम एक जगह अपने उस टास्क को पूरा करेगा जो उसने उठाया है, जो कि हमने देखा इराक में वो नहीं कर पाया था, जो कि सीरिया में वो नहीं कर पाया। लेकिन अफगानिस्तान के विषय में हिंदुस्तान और अमेरिका की बहुत लंबी समय तक अंडरस्टैंडिंग थी कि साहब वो लीड लेंगे, वो उसको हैंडल करेंगे, हम उसके सपोर्ट रोल के अंदर रहेंगे। हमें 2008 से पता है कि साहब अमेरिका वहाँ पे जीत नहीं सकता। 2008 की अप्रैल से तो लिखी हुई रिपोर्ट्स हैं यहाँ पे उपलब्ध हैं कि जिसमें बाकायदा कहा गया कि साहब अमेरिका यहाँ पे हारेंगे और 2014 के बाद से यहाँ से विड्रॉल शुरू हो जाएंगे और अमेरिका इस तरह से डील्स कट किया करेंगे तालिबान के साथ, और हमारे पास प्लान भी अभी से तैयार होना चाहिए। तो उस ज़माने में बड़े बड़े जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन लोगों ने कहा कि साहब ऐसा हो सकता है कि हो जाए, लेकिन हमारे पास और कई अन्य चैनल हैं जिनसे पता पड़ रहा है कि शायद ऐसा ना भी हो, तो हम थोड़ा सपोर्टिंग रोल में रहना चाहते हैं। तो ऐसे इवेंट्स जिनका हमें माकूल जवाब देना चाहिए था पुरजोर, जब पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी कहने पे हक्का, यार ऐसा नहीं है कि ये लोग बोल नहीं रहे। इनफैक्ट दीज पीपल हैव बीन टेलिंग द गवर्नमेंट सिंस 2008 से ये बोलते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों की बातों को कोई नहीं सुन रहा है। नेटवर्क ने हिंदुस्तान के 2 सर्विंग ऑफिसर्स को हिंदुस्तान की एम्बेसी के सामने 50,000 टुकड़ों में उठवा दिया और हिंदुस्तान के जवाब इतना सा भी नहीं था, गोली भी नहीं चली हिंदुस्तान की तरफ से।
हम वो लड़ाई उस दिन हार गए। आपके सर्विंग ऑफिसर्स को आपके एम्बेसी के सामने हक्कानी नेटवर्क की सुसाइड बॉम्बर की कार आके उड़ा दे, और आपकी तरफ से अगर तवज्जो फायर ना हो तो आपको लड़ाई उस दिन हार गए। और मैं था वहां पे, और मैं उस व्हीकल में होना चाहिए था जिसको उड़ा। ये ना बहुत ही घटिया वाली फिलॉसफी हमें फीड कराई गई है कि एक गाल पे चांटा मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, है ना। ये जो गांधीवादी सोच है, इसका बहुत बड़ा हाथ है मेरे ख्याल से हमारे देश का बेड़ा गर्क करने में। मतलब एक सर्विंग ऑफिसर को वहाँ पे 50,000 टुकड़ों में बांट दिया गया, तो 4 और भेज दो फिर, ताकि उनको भी 50,000 टुकड़ों में बांट दिया जाए, और आप एक गोली भी नहीं चलाएंगे। क्यों? क्योंकि आप तो गांधीवादी हैं, अहिंसा को सपोर्ट करते हैं। क्यों चुनते हैं हम लोग ऐसे लोगों को? और ये सौभाग्य दुर्भाग्य कि मैं शहीद नहीं हो पाया उस दिन, लेकिन इस बात का मेरे भाई साहब, मतलब कितना डीप स्टेटमेंट है कि ये सौभाग्य भी है और दुर्भाग्य है कि मैं शहीद नहीं हो पाया उस दिन। दीज पीपल वर्क फॉर देयर नेशन, बट इनकी बात कोई नहीं सुनता। आई एम सो थैंकफुल टू सोशल मीडिया, स्पेशली यूट्यूब की वजह से। ऐसे कुछ चैनल्स हैं जैसे डू पॉलिटिक्स, डिफेंसिव ऑफेंस, डिफेंस डिटेक्टिव जैसे, जो लोग सच को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एटलीस्ट दे आर यंग पीपल। अदरवाइज सच बात तो ये है कि हमारी एजुकेशन में, हमारी हिस्ट्री में, हमारे जो आस पड़ोस में जो बातें होती हैं, हर चीज़ में झूठ मुलव्विज़ है। इन लोगों ने कभी भी हमसे सच नहीं बोला है। एक्चुअली आज़ादी के बाद भी और आज़ादी से पहले भी ये पूरे जो दरमियान रहा है, ये सिर्फ हमें झूठ और सिर्फ झूठ समझाया गया है। हमारी हिस्ट्री हमसे छुपाई गई है, ये रियलिटीज़ हमसे छुपाई गई है। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो हिंदुस्तानी जो लोग हैं ना, वो अपनी सचमुच आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे हैं इस टाइम पर। हमें पता नहीं है हम कौन है, हमें पता नहीं है हमारी हिस्ट्री कौन क्या है, हमें ये भी नहीं पता है कि हमारा पड़ोसी क्या सोचता है। पर कई बात वो हुआ कि साहब आप उस व्हीकल में होने चाहिए, क्यों नहीं थे? मेरे खुद के डिपार्टमेंट ने भी इस बात की पूछताछ करी कि साहब इसलिए नहीं था कि मैं रात को चले गया जलालाबाद, मेरा जरूरी काम था, मीटिंग सुबह आ गई, आपको तो यहाँ पे रहना चाहिए था, लेकिन मैं चले गया। तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ इन मसलों से ये है कि उस जमाने में हिंदुस्तान का पूरा फोकस अपने खुद के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, अपने खुद के एक यूथ को डेवलप करने के लिए हिंदुस्तान का फोकस रहा उन चीज़ों के ऊपर। पाकिस्तान का फोकस रहा हिंदुस्तान को परेशान करने के लिए। अच्छी बात है, पर क्या एज अ नेशन हम सिर्फ एक चीज़ पे फोकस कर सकते हैं क्या? ये सारे जो मुद्दे हैं, ये सारे जो मसले हैं, वो क्या इम्पोर्टेंट नहीं है? कि मतलब आप एक एज अ नेशन आप ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं हमारा फोकस तो जी इस पे है तो हम उस पे ध्यान नहीं देंगे? तो डिपार्टमेंट्स किस लिए हैं, मुकादमे किस लिए बनाए गए हैं? अफगानिस्तान में हमारी लड़ाई एसिमेट्रिक हो गई क्योंकि हम बात करना चाहते हैं उन विषयों की जिसके लिए समझदार लोगों की आवश्यकता होती है, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई, जैसे कि महिलाओं के अधिकार, जैसे कि रोजगार, जैसे कि भविष्य, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। पाकिस्तान जो बात करना चाहता है वो है 1400 साल पुरानी, जैसे कि हूरें, जैसे कि जन्नतें, जैसे कि 70 टिकट। तो मैच तो होगा नहीं ना सब। तो इसलिए हम उस लड़ाई को उनके नियम कायदों से खेलने के लिए बाधित न हो। ऐसे लोग यहाँ पे भी हैं जो इस किस्म की बातें करते हैं और कंट्री को 1400 साल पीछे लेके जाना चाहते हैं। दे वांट हूरें हियर आल्सो। ओके, अपने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को डिफाइन करते हुए हम कभी भी ये प्रयास ही नहीं करें कि पाकिस्तान को डिस्टेबलिश करें। हम कर सकते थे बहुत बुरी तरीके से। हमारे पास वेर विदौल था एक समय में, नूरिस्तान से लेके और आप नूरिस्तान, कुनार, लगमान, नंगरहार, खोस्त, पक्तिया, पक्तिका, गर्देज, गजनी, यहाँ सभी जगह जो गवर्नर्स थे, जो पुलिस के चीफ थे, बॉर्डर पुलिस के चीफ थे, पब्लिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन सभी लोगों की हिंदुस्तान से न सिर्फ मदद के लिए रिक्वेस्ट थी, बल्कि सब लोग कह रहे थे कि साहब इस बार ये काम नहीं करोगे तो कभी हो नहीं पाएगा। और ये बात तत्कालीन भारत सरकार को थी पता कि अगर इस वक्त कार्रवाई नहीं करेंगे। तत्कालीन मतलब जो अभी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है सेंट्रल में, वो उसकी बात नहीं हो रही है, 2014 से पहले की बात हो रही है। मौन सरकार थी हमारी ना। तो तालिबान दोबारा यहाँ पे आएगा क्योंकि अमेरिका हमेशा तो रहेगा नहीं। लेकिन इन विषयों के ऊपर उस वक्त कोई नहीं संज्ञान लिया गया। उस वक्त के पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर, उस तरह के माहौल, उस तरह के वातावरण में इन बातों पे ध्यान नहीं दिया गया। पाकिस्तान के मंसूबे उसके चलते लगातार बढ़ते गए
उन्होंने हमारे साथ पहले लोगों को मरवाया, फिर हमारे साथ 26/11 करवाया, और परिणति 15 अगस्त को हमने देखी, जो कि काबुल में हुई। अब समस्त भारतवर्ष के मीडिया के और स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के और विदेश मंत्रालय के लोगों से मेरी खुद की एक निजी इल्तजा है कि मतलब आप तारीख भी नहीं देखते हो 15 अगस्त के। ये सारा काम 14 अगस्त को नहीं हुआ, 16 को नहीं हुआ, 15 को क्यों हुआ? और क्या हुआ था 15 अगस्त को? ओह शिट, मुजीबुर रहमान कहते हुए थे 15 अगस्त को। तो ये पाकिस्तान की तरफ से आपको क्लियर स्टेटमेंट है कि साहब आपकी 15 तारीख को हमने ऐसा कर दिया है। तो हमारी तरफ से उनको जीत का गुलदस्ता भिजवा देना चाहिए और कह देना चाहिए कि भाई आपने एक तो जीत ली, लेकिन आपको यहाँ से जीत के मिठाइयाँ भी भिजवाना चाहिए कि क्यों कि हम इतने नल्ले हैं कि आप जीत गए, हमारी तरफ से मुबारकबाद। 15 अगस्त को आपने इतना बड़ा धमाल कर दिया और हम तो सक्षम है ही नहीं, हम बस अपने सॉफ्ट पावर डेवलप करने में लगे हुए हैं। जाने नहीं देंगे। अब आप यहाँ पे हारोगे। और हिंदुस्तान के पास एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है अफगानिस्तान को लेके, जो कि हम बात करने के लिए अधिकृत नहीं है, लेकिन लोग काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान और चीन और ईरान और रूस मिलकर जो भी ये खेल खेलना चाह रहे हैं वहाँ पे, उसके सफल होने की संभावना है। भारत की रिजॉल्व, विल और कमिटमेंट पे है कि अगर भारत सोच ले कि हमें लड़ना है वहाँ पे, तो भारत ही जीतेगा। और अगर भारत और सोचे कि 20 साल हम करके देखते हैं, तो 20 साल तक वो जीतेंगे, फिर हम जीतेंगे। कहने का मतलब ये है भाई साहब कि लड़ाई तो कंफर्म है, चाहे आप आज लड़ो चाहे आप 20 साल बाद लड़ो। तो मतलब ईदर यू हैव टू सफ़र फॉर दिस लॉन्ग 20 ईयर्स टाइम, मतलब ये पूरा टेन्योर जो है आपको इसी तरीके से निकालना पड़ेगा। उसके बाद वो तब की जनरेशन 20 साल बाद जाके वो डिसीजन शायद ले पाएगी, क्योंकि कुछ लोग शायद ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में, आप में से, हम में से कुछ हो, तो वो जनरेशन शायद डिसीजन ले ले। ही इज़ राइट। पर क्या आज ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है कि आज ही हम ये डिसीजन ले लें ताकि आगे आने वाले 20 साल जो हैं, 20 साल बाद की जो जनरेशन है, उनको ये सब ना झेलना पड़े? इसी क्वेश्चन मतलब उत्तर से लीड करते हुए अगला क्वेश्चन है कि पॉलिसी लेवल पे क्या क्या मतलब ग्लेयरिंग लूप होल्स हैं भारत के अफगानिस्तान पॉलिसी को लेकर? क्या हम हमेशा सॉफ्ट पावर में ही, आप ही ने कहा कि जैसे सपोर्टिव रोल में ही रहना चाहते हैं थे क्योंकि अमेरिका वहाँ पे था, तो और क्या उस तरह की चीज़ें हैं कि हम सॉफ्टली, जैसे उधर डैम बनवा देना, हमने पार्लियामेंट बिल्डिंग बनवा दिया, इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन हार्ड पावर का यूज करने में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक दोनों ही है जो एक मतलब एक हेजिटेंसी दिखती है उनके अप्रोच में। वो हमारे भारतीय होने के संस्कारों में निहित है। महाभारत में जब हो रही थी तो हार्ड ऑप्शन हमेशा अंत में यूज करने के लिए बोला गया। महाभारत के समय पे भी एकदम अस्वीकार्य आधार पे भी कृष्ण बोले कि 5 गांव लेके कर लो कोशिश, शांति अगर हो जाती तो 5 गांव पे कर लो, जो कि ब्लेटेंटली शायद अन्याय की बात हो, उन्होंने बोला कि शांति अगर होती तो कर दे। तो वो हमारे डीएनए में है। हम ओके, डीएनए में है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने 75 साल नहीं लगाए थे फिर महाभारत का युद्ध करवाने में, है ना? 75 साल से झेल रहे हैं यार। 47 में आज़ादी मिली थी, 48 में पाकिस्तान ने हमला कर दिया था। उसके बाद से लेके अब तक जो है हादसों पे हादसे चल रहे हैं। तो हम सीख भी तो नहीं रहे हैं ना अपनी हिस्ट्री से, अपने पास्ट से। हम महाभारत को लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, अच्छी बात है कि दैट वी एक्नॉलेज आवर डीएनए एंड आवर हिस्ट्री एंड वी रिस्पेक्ट दैट, बट व्हाट अबाउट दी करंट सिचुएशन? मतलब 75 साल लग गए आपको डिसीजन लेने में। आपको पहले हादसे से आपने नहीं सीखा, दूसरे हादसे से नहीं सीखा, तीसरे हादसे से नहीं सीखा। कितने लोग शहीद हो गए, कितने मासूम मारे गए, उन सब चीज़ों से भी नहीं सीखा। तो कहाँ पे है ये डीएनए? डीएनए भाई साहब, मैं एग्री नहीं करता इस स्टेटमेंट से। प्रॉब्लम ये है कि हमारे डीएनए में वो सब चीज़ें हैं, लेकिन हम बहुत लुंज हो गए हैं, है ना? वो एक मेजर साहब ने बोला था ना, टोबैको एक्स्ट्रा कंज्यूम करने से जो लुंज पुंज से हो जाते हैं, वो शब्द मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे हो गए हैं हम लोग। जब तक शांति रह सके उसको शांत रखना चाहते हैं। हार्ड ऑप्शन हम इसलिए लास्ट प्रेफर करते हैं क्योंकि वो बट एट व्हाट कॉस्ट? क्वेश्चन है कि एट व्हाट कॉस्ट? मतलब आप उनकी शांति, हम शांति कैसे रखें? किसके बीच में? हमारे तो लोग मर रहे हैं, सैनिक मर रहे हैं, बॉर्डर में अशांति है।
फिलहाल अगर देखा जाए तो कश्मीर में शांति है काफ़ी दिनों से, लेकिन क्या वो शांति वो वैसी शांति है जो हम चाहते हैं? सर, आप कश्मीर से मिलिट्री हटा दीजिए तो देखना क्या वहाँ पे शांति होगी? नहीं होगी, है ना। तो वो मिलिट्री की वजह से वहाँ पे शांति है इस टाइम पे। तो शांति बहाल किस कॉस्ट पे कर रहे हैं हम लोग? हमारे सैनिकों की लाशों पर, हमारे मासूम जो सिविलियंस हैं उनकी लाशों पर। कॉस्ट क्या पे कर रहे हैं हम इस शांति का, ये सोचने की बात है यहाँ पर। से भरा हुआ होता है। hard option, every hard option is loaded with violence at the end of it. Violence is not what we prefer because violence doesn't bring permanent change. आप वायलेंस करके, अमेरिका ने जीत लिया अफगानिस्तान, 3 दिन लगे उनको, 20 साल के बाद खत्म होगी कहानी। अभी वायलेंस से तालिबान ने जीत ली, 3 महीने के बाद आप देखना शुरू करिएगा क्या होता है। वायलेंस पे हमारा इंसिस्टेंस नहीं है, वो हमारे लिए लास्ट ऑप्शन है। अगर हमारे ऊपर थोप ही दी जाएगी वायलेंस, जैसे कि पाकिस्तान चाह रहा है, पाकिस्तान चाह रहा है कि हमारे ऊपर अफगानिस्तान में वायलेंस थोप दी जाए। पाकिस्तान मजबूर कर रहा है, हमें आर्म ट्विस्ट कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है कि साहब आप लड़ाई के मैदान में उतरो और हमसे लड़ो इस तरह से। हम अभी भी उसको देख के कह जा रहे हैं भैया ऐसा मत करिए आपको नुकसान होगा, ऐसा मत करिए आपको नुकसान होगा, क्योंकि हिंदुस्तान का ये ऐतिहासिक कर्तव्य रहा है इस धरा पे। हिंदुस्तान इकलौता ऐसा राष्ट्र है जो वसुधैव कुटुंबकम को मानता है हृदय से। हमारी परंपरा हमें अलाउ नहीं करती है कि हम किसी और को पराया भी समझें। दुश्मन समझना तो बहुत दूर की बात है। हम हृदय से चाहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमारे लिए पत्तियां और नदी और पहाड़ और फूल और बादल ये पवित्र वस्तुएं हैं, तो इंसान तो बहुत ज्यादा पवित्र है हमारे लिए। तुलसीदास जी का एक दोहा है, उसमें एक चंक है ना कि भय बिन होए न प्रीत। तो वो सब कुछ ठीक है भाई साहब, वसुधैव कुटुंबकम, हम सबसे प्यार करते हैं, है ना। लेकिन पिछले 1000 साल से उस बात की कुर्बानी भी तो सिर्फ हिंदुस्तान दे रहा है ना। मतलब सिर्फ आप कुर्बानी दें, आप कितना सहमत हैं इस चीज़ से? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हालांकि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ही इज़ अ लेजेंड भाई, द अमाउंट ऑफ वर्क ही हैव डन इट हम लोग सोच भी नहीं सकते। आर.के. शर्मा सर ने जितनी सेवा की है भारत की, हम सब शायद कुछ नहीं है उनके सामने। पर ये ओपिनियन की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। मुझे पूरा अधिकार है कि इनके जो थॉट्स हैं उनसे मैं डिसएग्री करूँ, और मैं डिसएग्री करता हूँ। ठीक है, वो सब चीज़ें अपनी जगह ठीक हैं, वो हमारे डीएनए में है, वो भी ठीक है। हमारी भारत की ये प्रथा रही है कि हम वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं, ठीक है। पर अगर आपके घर में आग लगे तो सबसे पहले आप घर से बाहर भागते हो ना, अपने परिवार को बचाते हो, ठीक है। फिर उसको आग को बुझाने का उपाय करते हैं आप। लेकिन 1000 साल से आप झुलस रहे हैं, लेकिन आप फिर भी खड़े होकर सबसे पहले आप सेफ रहेंगे, आप बचे रहेंगे, आप जिंदा रहेंगे, तभी तो आप फिर दूसरों की सहायता कर पाएंगे। आप अपना बलिदान दे रहे हैं तो फिर दूसरों की सेवा कैसे करेंगे? वसुधैव कुटुंबकम कहाँ रह जाएगा अगर हिंदुस्तान नहीं रहेगा तो पहले हिंदुस्तान को बचाने के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने बहुत ज़रूरी हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है। खैर, उस इंसान की हत्या करना या करवाना वो हमारे संस्कार हमें अलाउ नहीं करते, मगर वो हमारे ऊपर थोपते हैं। वो लगातार हमारे ऊपर हिंसा का आरोपण करते हैं, झूठे हमारे ऊपर फैब्रिकेटेड एलिगेशंस लगाते हैं, हमारे बारे में ऐसी बातें करते हैं। मेरे बारे में मैं निजी तौर पे जानता हूँ ये बात, मैं था वहाँ पे। $20,000 से मेरी बोली लगनी शुरू हुई थी, जो मेरे कार्यकाल के समाप्त होते होते $2 मिलियन तक पहुंच गई थी। और पाकिस्तान की तरफ से आग्रह था अफगान लोगों को, आप $2 मिलियन ले लो और 20 आप वीज़ा ले लो और 20 पासपोर्ट ले लो, और इस शर्मा को जिंदा है मुर्तम को तोरकम बॉर्डर पे पकड़ा दो, और उसके बाद इसको पकड़ते हम दुनिया को साबित कर देंगे साहब ये RNW वाले करते हैं सारा कार्यक्रम। और यही काम इन्होंने किया है हमारे दूसरे लोगों के साथ भी जो उनके पास जेल में है, और हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा डाल के बैठे हुए हैं बस। लेकिन मैं रिस्पेक्ट करता हूँ अफ़गानियों की, अफ़गानिस्तान के लोगों की, कि उन्होंने R.के. शर्मा जी को नहीं बेचा। ये शॉकिंग है यार। हमें इसमें कोई योगदान नहीं है, ये तो RNW की फैलाई हुई है सारी। तो TTP भी RNW का, ये भी RNW का, सब कुछ RNW। जिन लोगों से बात करी जाती तो वो खुद आके मुझसे बोलते थे कि शर्मा जी आपके लिए ऐसे कह रहे थे, अपने जी मेजर अफरीदी ऐसे बोलते हैं आपके लिए, क्योंकि उनके साथ तो मैं बैठता उठता हूँ ना। वहाँ के जो बड़े बड़े कबीले सरदार हैं, एक्स वॉर लॉर्ड्स हैं, गवर्नर्स हैं,
पुलिस चीफ्स हैं, उनके साथ इंटरेक्शन में उन लोगों की दर्द और व्यथा का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जो कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमको हमारे घर में, हमारे समाज से और अपने आप से वंचित कर दिया, क्योंकि हम पाकिस्तान के गुलाम की तरह जीने के लिए मजबूर है। वो चाहता है वैसा होता है, जैसा पाकिस्तान चाहता है वैसा अफगानिस्तान में होता है। तो हम उस वक्त भी वो हार्ड ऑप्शन प्रेफर किए नहीं, अभी भी हम कर रहे नहीं हैं, लेकिन इवेंट सबसे पहले तो ना ये जो चीज़ कह रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान तो फिर भी हमारा दुश्मन मुल्क है ना, और उसने खुद ही डिक्लेयर किया है कि हिंदुस्तान उसका दुश्मन है। लेकिन जो भारत के अंदर बैठे हुए भारत के वासी, भारत के लोग जो अपने देश के हित की नहीं सोचते हैं, उनका क्या होगा? ऐसे भी तो लोग हैं ना जो अंदर से खोखला करने में लगे हुए हैं। जैसे परसों की एक न्यूज़ थी, मैं बोलना चाहता था पिछले वीडियो में, नारायण राणे साहब जो हैं, आपने सुना होगा ये न्यूज़, नारायण राणे साहब को गिरफ़्तार कर लिया। उनको इसलिए गिरफ़्तार कर लिया क्योंकि उन्हें महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ कुछ अपशब्द बोले थे। उन्होंने बोला था कि मैं उनको थप्पड़ मारता, जो कि गलत है। उन्होंने गलत बोला और उनको गिरफ़्तार किया। चलो, हम उसको भी सपोर्ट करते हैं कि आप किसी स्टेट के सबसे बड़े ओहदे में बैठे हुए व्यक्ति के ख़िलाफ़ इस किस्म के अपशब्द यूज़ नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए आपको, और आपकी इसके लिए गिरफ़्तारी हुई। हालांकि उनको 8 घंटे बाद छोड़ दिया गया, चलो हम इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप हिंदुस्तान में कई इतने सारे कितने लोग हैं, लाखों करोड़ों में होंगे शायद, जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ बोलते हैं, होम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ बोलते हैं, भारत राष्ट्र के ख़िलाफ़ बोलते हैं, इंडियन आर्मी के ख़िलाफ़ बोलते हैं। तो अगर एक चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ बोलने पर आपकी गिरफ़्तारी होती है, जो कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, तो इन लोगों के ख़िलाफ़, देश के ख़िलाफ़, आर्मी के ख़िलाफ़, प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ और होम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ बोलने वाले लोगों की क्यों गिरफ़्तारी नहीं हो सकती? क्यों नहीं होती? एक्चुअली एक दिन ऐसा आएगा जरूर जब हिंदुस्तान को, अभी तक हम अफगानिस्तान में कोवर्ट ऑपरेशन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, लेकिन हम करते इसलिए नहीं है क्योंकि एक नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट में हम होल हार्टेडली पार्टिसिपेट किए हैं पिछले 20 साल। खुद ही अपने प्रोजेक्ट को सबोटाज करने वाला इंटेलिजेंस एजेंसी इंडिया का तो नहीं है कम से कम। ओके, वो पॉलिटिकल कंसेंसस को स्वीकार करता है, इंडियन इंटेलिजेंस पॉलिटिकल मास्टर्स की सुनता है, इंडियन इंटेलिजेंस अकाउंटेबल है। इंडियन इंटेलिजेंस से गलती नहीं होती है, जैसे पाकिस्तान इंटेलिजेंस में होते हैं कि ओसामा बिन लादेन घर में छुपा हुआ और पता ही नहीं है, कुछ हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता। लेकिन हिंदुस्तान के पास वो कैपेबिलिटीज हैं, वो नेटवर्क है और वो विल है कि अगर वो चाहे। नहीं, कैपेबिलिटी है, रिसोर्सेज हैं, है ना, लेकिन विल नहीं है। विल नहीं देखा है हमने आज तक। और नेशन बिल्डिंग की अगर ये बात कर रहे हैं तो ठीक है, आपने अफगानिस्तान में जो काम किया अच्छा किया, वी हैव ऑल अप्रिशिएट कि आपने वहाँ पे लाइब्रेरीज़ बनाए, वहाँ का पार्लियामेंट बनाया, आपने वहाँ पे झंडे वंडे गाड़ दिए, सड़कें बना दी, स्कूल कॉलेजेस बनाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप हिंदुस्तान में भी तो करें ना वो चीज़ें। हिंदुस्तान के बच्चों को कम से कम सही हिस्ट्री तो पढ़ाएं, सही ज्योग्राफी तो पढ़ाएं, बताएं तो सही उनको उनकी औकात की क्या है, वो उनके एंसेस्टर्स क्या थे, उनकी हिस्ट्री क्या थी, वो भी तो पता चलना चाहिए ना। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डरिंग इलाकों में पाकिस्तान को नागो तने चलवा सकता अगले कई साल तक, लेकिन हम चाहते नहीं ऐसा करें। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उससे पाकिस्तान के आवाम को नुकसान होगा, अफगानिस्तान के आवाम को नुकसान होगा। लड़ाई की आड़ में गरीबों का पैसा जनरलों की जेब में से होता हुआ हथियार बनाने वाले कॉन्ट्रैक्ट की जेब में चले जाएगा। मतलब आप ये नहीं चाहते हो कि पाकिस्तान की आवाम का नुकसान हो, लेकिन हिंदुस्तान की आवाम का नुकसान हो रहा है, वो चलेगा आपको? यहाँ के लोग मर रहे हैं, वो चलेगा आपको? हमारा पैसा बाहर स्विस बैंक में पड़ा है, वो चलेगा आपको? हिंदुस्तान नहीं चाहता। हिंदुस्तान चाहता है कि गरीब का पैसा गरीब को मिले, उसकी पढ़ाई के लिए मिले, उसके मकान के लिए मिले, उसकी दवाई के लिए मिले। एक जो बड़ा ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी वॉर का नाम लेके टैक्स मनी बड़े इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स होता है, मैं एग्री नहीं करता। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आप अपने घर की सफाई करें ना सर, सबसे पहले आप अपने घर की रखवाली करें ना। वो है ना कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। आप अपनी आवाम को, वही बात हो रही है ना कि आप पाकिस्तान की आवाम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अफगानिस्तान की आवाम की बात कर रहे हैं, बट एट व्हाट कॉस्ट? सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? हिंदुस्तान का टैक्स पेयर्स, हिंदुस्तान की आर्मी और वो मासूम जनता जो बेवजह बेफजूल मारी जाती है। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान की आवाम का नुकसान हो, उनके पैसे जो हैं उनके ISI के और दूसरे
मुख्तलिफ़ लोगों के हाथों में जाएं जो डिज़र्व नहीं करते हैं, लेकिन हमारे साथ, हिंदुस्तान के साथ जो गलत हो रहा है वो चलेगा। अच्छा है। हिंदुस्तान की वसुधैव इंटेलिजेंस के कुटुंबकम। बारे में हमेशा से आगाह करती रही पॉलिसी मेकर्स को, और बताती है कि इसको काउंटर करने के लिए आपको हार्ड मेजर्स लेना इवेंचुअली कंपल्सिव हो जाएगा, क्योंकि एक समय तक ही आप हथियार की लड़ाई दिमाग से लड़ सकते हैं। When you're like pointed a gun, you'll have to do something. That gun is pointed to us now, and it is high time India starts talking the language of guns, because Yes. without that, our goodness is taken as weakness, Yes. and our humanity is now getting humiliated This is what because I of want. somebody else's arrogant, and that is unacceptable. ये स्वीकार ही नहीं है। उन्होंने जो षड्यंत्र रचा और जिस तरह से उसे 15 अगस्त को अंजाम दिया, एक दिन अच्छा खेले, वेल प्लेड बॉयज, एक दिन तुम जीत गए, तुम्हारी फौज अंदर घुस गई, अब उसका नया नाम रख दिए हैं बदरी 313 ब्रिगेड्स। क्या? तालिबान तो तालिबान होते हैं और फौज फौज होती है, तो अब तालिबान ऐसा कह रहे हैं कि हमने साथ ट्रेनिंग करी थी इस बदरी ब्रिगेड की, जो कि पाकिस्तान के रेगुलर से। अच्छा। तो तालिबान के बेस में अब पाकिस्तान के रेगुलर आर्मी काबुल पहुंच चुकी है और व्यवस्थाएं संभाल ली गई है, और पाकिस्तान के विदेश मंत्री अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में मुदित हुए दुनिया के सामने बता रहे कि साहब देखो, हमने कही थी ऐसा कर देंगे तो हमने कर दिया। Shit. लेकिन मैं उन्हें आगाह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आग से न खेलें। घर जल सकता है, हाथ जल सकते हैं, चेहरा जल सकता है, और भी बहुत कुछ जल सकता है। आग से खेलने का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। सर, आपने कहा कि तालिबान जो ये पावर ग्रैब किया अभी, और ये 3 महीने के बाद जो है इसके जो भी इम्प्लीकेशंस सही वाले होंगे वो आने शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरह ये भी हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स या स्ट्रॉन्ग होल्ड्स जो है उन्होंने वापस रेबल्स, एक नॉर्दर्न अलायंस करके अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद, इनके जो लोग हैं वो रेबल आर्मी बन के फाइट कर रहे हैं उनसे। कितना तो लड़ क्या लेंगे? उनके पास इतना स्ट्रेंथ है कि दे कैन टेक बैक पावर फ्रॉम तालिबान, या मतलब ये एक ऑनगोइंग चलता ही रह जाएगा वहाँ वायलेंस का साइकिल आपसी में? वायलेंस तो चलेगी, एक्टर्स बढ़ जाएंगे, इवेंचुअली तालिबान अपना हाथ झाड़ लेगी और नॉन स्टेट एक्टर्स आके इस लड़ाई में जुटेंगे, जैसे कि आईसिस और अल-कायदा। और तालिबान को क्योंकि लेजिटिमेसी मिलना शुरू हो गई है चीन से, रशिया से, ईरान से, पाकिस्तान से, तो वो उस लेजिटिमेसी को बरकरार रखने के लिए इस लड़ाई को आउटसोर्स कर देंगे। अच्छा। अन्य ग्रुप को, जैसे लश्कर ए तैयबा, अन्य ग्रुप, और पंजशेर में रहेंगे वो लोग। अगर वो लड़ सकते तो अभी लड़ सकते थे, वो लड़के दोबारा काबुल पे कब्जा करने लायक हिम्मत अभी नहीं है पंजशेर में, लेकिन पंजशेर को बचा के रखने की हिम्मत है अगले कई साल तक। और कितने साल तक? लड़ाई अगर चलती रहती है तो जीत किसी की एक तरफ की होना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर प्योरली मिलिट्री टर्म्स में देखा जाए तो क्योंकि पाकिस्तान उसके साथ लगा हुआ है, उसके लॉजिस्टिक सप्लाई है, स्पेशल फोर्सेस की यूनिट्स उसके साथ, और इधर कोई भी है नहीं। पहले पिछली बार जब 96 में नदर अलायंस को सपोर्ट था बहुत ज़्यादा, हम लोग भी कुछ सपोर्ट करते थे, कुछ चल रहा था। अभी उसके पास सपोर्ट नहीं है बिल्कुल, और उनके जो एडवर्सरी उनके पास बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, तो वो कब तक सस्टेन कर पाएंगे ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वो प्लस उसमें एक तरह का पैन अफगान एंगल उनकी तरफ से है, लेकिन जो पश्तून लोग हैं उनमें एक नेचुरल हेजिटेंसी होती है ताजिक को ज्वाइन करने में या हजारा को ज्वाइन करने में। तो जब तक एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी इंडिपेंडेंट मूवमेंट पठान समुदाय के भीतर से ही नहीं खड़ा होता, तब तक जो आप सोच रहे हैं वो होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। असंभव तो नहीं है, लेकिन मुश्किल है, क्योंकि ताजिक सोजैनिटी नहीं स्वीकार्य है किसी भी पठान को, भले से वो किसी भी कौम का, किसी भी कबीले का या किसी भी आइडियोलॉजी का हो, वो पश्तून बोली के खिलाफ है। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ फिर एक प्रश्न कि भारत का बॉर्डर मतलब रिलेटिवली छोटा है अफगानिस्तान के लिए, और वो इलाका भी बहुत ही दुर्गम है।
तो भारत के जो लोग हैं जो, और ये मैं प्योरली एक सर लेमैन के टर्म में पूछ रहा हूँ कि कितना थ्रेट है कि ये तालिबान वाले बढ़ते हुए या इस्लामिक जिहाद वाले, क्योंकि ये तो 1400 साल पहले वाले माइंडसेट वही रूल यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। और पाकिस्तान आपने कहा कि इसमें मिला हुआ पूरा तालिबान जो है उसको मतलब अभी भी सैन्य बल मतलब एक तरफ पहले कोवर्ट थे, ओवर्ट होकर सामने खुल के आ रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से। तो भारत पे कितना थ्रेट है तालिबान के टेक ओवर से भारतीय समाज पे या भारतीय सेना पे या फिर भारतीय राजनीति पे, इस पे कितना असर पड़ सकता है इसका? बहुत ज़्यादा। अच्छा, बहुत ज़्यादा। अगर हम चुप रहें तो? दोनों केस में। अच्छा, चुप नहीं रहे तो भी बढ़ेगा। एक ऐतिहासिक चुनौती से भरा हुआ समय है ये, और ऐसी ऐतिहासिक चुनौती जो कारगिल 1971, 1965 और शायद 1947 से ही बड़ी है, क्योंकि उस वक्त में और इस वक्त में कुछ ऐसी फंडामेंटल तब्दीलियां हो चुकी हैं ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में कि अब उस तरह से वॉरफेयर शायद होगा नहीं। वो कन्वेंशनल लड़ाइयाँ हुई, हम उन कन्वेंशनल लड़ाइयों में लड़े और हम जीते, और हम जीत के अपने रास्ते चले, और हमने उनको माफ़ करता, हमने उनको एमनेस्टी दी, हमने उनके साथ संबंध, हम बस लेके गए, बस भेज दी, हमने सब कुछ किया। लेकिन अभी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में जो ये रेडिकलाइजेशन है, इसका स्प्रेड, एक्सटेंट और डेप्थ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, खासतौर से हिंदुस्तान में इस कदर हो चुका है कि अगर हिंदुस्तान एक नैरेटिव पहल नहीं करता है, नैरेटिव इनिशिएटिव नहीं लेता है, तो लॉन्ग टर्म में इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और यूनिटी इटसेल्फ विल फेस ह्यूज चैलेंजेस द लाइक्स ऑफ व्हिच द वर्ल्ड हैज नॉट सीन। Shit. This is a catastrophe at your doorsteps. This is a tsunami just waiting to happen. This is a volcano which has already erupted. Shit. This is the event. If you survive this, maybe you'll survive and write the history of the next 1,000 years. If you don't survive it, the last 10,000 years of civilization as we know it, that is under threat. Because as we had seen what happened in Kabul, modern institutions are never a close fit for ancient ideologies. When somebody is hell-bent on wanting to die, how can you fight somebody who wants to die? How can you change somebody who wants to blow up other people? How can you reason and argue with people who are obsessing about 70 horse? How can you rationalize democracy to somebody who believes in a caliphate? How can you ask somebody to study and become a 20-year, career when he gets $20,000 a month from any of these Gulf caliphates by holding these guns and posting videos? So the operational environment is skewed against us. We are facing steep challenges, ideologically, logistically, psychologically, institutionally, and we are not even aware of it. That is the biggest challenge. We still believe that this is a test match. We still believe that we are going to come out winners. We still believe, and that belief is based on reasons, facts, traditions. या तो उस धर्म तथा जय तक जीतेंगे तो हम, लेकिन वो जीत लगातार हमसे दूर होती जा रही है। उस जीत को प्राप्त करने के प्रयास लगातार हमारे लिए दुस्तर होते जा रहे हैं। अगर हम अभी सक्रिय नहीं हुए तो इस असक्रिय होने के दूरगामी परिणाम हमें सांस्कृतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे और सिविलाइजेशन तौर पे बहुत लंबे समय तक सताएंगे। सताने वाले परिणाम है ये। Shit. 100 में नहीं है उसका जो आउटकम है, दुर्दांत है उसका आउटकम, क्योंकि ये लोग किसी के भी बस में है ही नहीं। यार अब तो ये टाइम है ना कि ऑल दी पॉलिटिकल पार्टी शुड गेट टुगेदर एंड सपोर्ट द नेशन। अभी भी नहीं होगा वो। अभी तक एक परिकल्पना थी कि साहब आईएसआई कंट्रोल करता है, आईएसआई कंट्रोल करता है, लेकिन वो आईएसआई के भी खिलाफ हो जाएंगे तो क्या होगा? कल को एक जनरल साहब का दिमाग बदल गया, एक ब्रिगेडियर साहब का दिमाग बदल गया कि साहब ये तो ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, और उन्होंने पाकिस्तान की एक न्यूक्लियर दे दिया तालिबान को। उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसका कोई असेसमेंट है अभी? एक पूरी पाकिस्तान कर सकता है। पाकिस्तान अगर नॉर्थ कोरिया को, आई मीन विच कंट्री दे सोल्ड दी
मिसाइल सिस्टम ना, उन्होंने टेक्निक्स बेची थी उनको बेसिकली, नॉर्थ कोरिया को हम कंफर्म। अगर पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया को अपने सीक्रेट्स बेचे मिसाइल बनाने के, तो फिर वो 1-2 बॉम्ब क्यों नहीं दे सकता इन लोगों को, आतंकवादी को? दे सकता है। पाकिस्तान कैन डू एनीथिंग, पाकिस्तानी डीप स्टेट कैन डू एनीथिंग। यूनिट डिफेक्ट कर गई, तालिबान के हाथ मिल गई, फिर क्या होगा? अलकायदा ने टेक ओवर कर लिया किसी तालिबान के यूनिट को, कर रहे हैं ना, अलकायदा 10 साल से है तो सही वहाँ पे। पाकिस्तान में भी अभी सर सेना के खिलाफ ही ये हो गया था ना, रेबेल कर रहे थे वो। पाकिस्तान की सेना ने अपने खुद के लिए इतनी बड़ी मुसीबत क्रिएट कर ली क्योंकि वो जानते नहीं इसको हैंडल कैसे करा जाए। अगर जानते होते तो मुशर्रफ कैसी गद्दौड़ी होती जो बाद में हो गई है। वो तो आर्मी चीफ भी थे, राष्ट्रपति भी हो गए, कोर कमांडर भी थे, ISI में भी उनका पसंद का आदमी था, अमेरिका भी उसके साथ दोस्ती करना चाहता था, वो खुद हमारे यहाँ पे आगरा भी आ गए। सब कुछ होने के बाद भी अंत में हुआ क्या? कारगिल के समय क्या हुआ था? 4 लोगों ने मिलकर तय कर लिया पूरे पाकिस्तान में सब कारगिल खेलेंगे। 4 लोग कर दिया, बाकी पूरे आर्मी को नहीं पता। नवाज शरीफ जब आया, मुशर्रफ अपने अधिकारी को निकाल के बाहर लगे। तो पाकिस्तान एक अलग तरह का कंट्री है, वहाँ पे एक अलग तरह की फौज है। अंडरस्टैंडिंग ये है कि हर देश के पास एक फौज होती है। पाकिस्तान इकलौता ऐसा कंट्री है फौज के पास देश है, फौज के पास देश ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है जिसका भी पता नहीं है। हाँ। मतलब वो एक अजीब तरह की एक व्यवस्था बन रखी है वहाँ पे, जिसके बारे में जितनी कम बात दुनिया करे उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो भयावह है। उसमें ऐसे कटु सत्य हैं कि जो सामने आएंगे तो दुनिया को अच्छे नहीं लगेंगे। नहीं, मैं इस बात से भी एग्री नहीं करता कि अगर भयावह वस्तु है सामने तो उसको फेस करना सही डिसीजन है कि आंख बंद करके बैठना सही है। ISI के एक चीफ ने एक आदमी को बोल के 9/11 के एक बॉम्बर को $1 लाख का ट्रांसफर करवाया था। ओह शिट। ISI का चीफ अजमल का साहब खुद बोल के $1 लाख का ट्रांसफर उस आदमी को करवाया था जो 9/11 के 19 लोगों में से एक था। उसका क्या मतलब हुआ? कई ऐसे विषय हैं कि जो संजीदा है, इसलिए उनको सीक्रेटिव रहने दिया जाता है ताकि चलता रहे। द शो हैज टू गो ऑन, बट द पाकिस्तानी आर्मी शो, इट इज फुल ऑफ skeletons. They have created a situation in which it is never going to be a win-win for the world with them, and they will themselves feel the consequences because their own ranks are getting increasingly radicalized. So the very existence of Pakistan army as a professional entity, that itself is under question. Plus what they have done in Afghanistan, they cannot control these boys. They cannot, nobody can. The boys themselves cannot control it. So what comes out of it? What comes out of is disaster, chaos. India has the capability to create some kind of an order out of this chaos. But whether or not we have the real will intent to actually do this, yes, that is what is under question right now. Yes, The capability is there. agree sir. The will, that is the question. पाकिस्तान से थोड़ा अमेरिका की तरफ चलते हैं कि पाकिस्तान ने तो ठीक है उनके कंट्रोल में ये रहने, अमेरिका को ये कन्फ्यूजन था कि थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। इनफैक्ट मार्च का भी नहीं, अभी मतलब अगस्त के ही पहले वीक तक का स्टेटमेंट, चाहे जो बाइडन हो या जेक सलिवन हो या उनके वाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन हो, वो अलग खुमारी में थे कि नहीं एवरीथिंग वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। और आज समस्या ये है कि 31 अगस्त का उनको डेडलाइन दिया हुआ है तालिबान ने कि अपने लोगों को इवैक्यूएट करो, अदरवाइज वो तुमने जो एक हमारे साथ करार किया था, ट्रंप के समय में शायद हुआ था, उसका ये वायलेशन होगा और फिर हम जो भी होगा हम अपने लेवल्स देखेंगे। उन्होंने वॉरलॉर्ड्स को फंडिंग की, कबीलाई सरदारों को, और ये बता नहीं पा रहे हैं, टीवी पे आके इनफैक्ट बोल रहे हैं कि हमें पता नहीं है कि हमारा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का हथियार किसके पास है, किस मात्रा में है, उसको क्या रूस वाले उनकी मतलब ये हास्यास्पद है सर कि उनको इस बात से नहीं है चिंता कि वो तालिबान के पास जाएगा तो लोगों को मारने में यूज करें। उनकी चिंता ये है कि हमारे जो हेलीकॉप्टर हैं वो रसा जो है रिवर्स इंजीनियर ना कर ले, वो चीन वाले ना कर लें। तो ये जो प्रायोरिटीज जो हिली हुई हैं इस राष्ट्र की, उसको लेके मतलब उसको कैसे देखते हैं अफगानिस्तान के कंटेक्स्ट में, और भारत का एक ये मित्र राष्ट्र होने का जो दावा करता है अमेरिका, उसके कंटेक्स्ट में? देखिए, मेरी नज़र में
इस विषय पे कभी भी कोई कंफ्यूजन था नहीं। 2003 से 2003 में पहले बार मैं इजिप्ट में था, अमेरिकन यूनिवर्सिटी इन कायरो अरबिक पढ़ता था। मेरी आंखों के सामने 4 सेमेस्टर में पढ़ा था वहाँ पे, हालत बिल्कुल बदल गए थे। अमेरिकन यूनिवर्सिटी के भीतर ऐसे विद्यार्थी थे जो क्लास छोड़ के और छत पे खड़े होकर अजान लगाना शुरू कर दिए थे। अच्छा। विश्वविद्यालय में, अमेरिकी विश्वविद्यालय, जहाँ वहाँ सबके संभ्रांत लोग आते हैं। आर्मी के जनरल्स के बच्चे पढ़ते हैं, इंडलिस्ट के बच्चे पढ़ते हैं। $20,000 वहाँ पे तनख्वाह है। ये कायरो विश्वविद्यालय नहीं, ये अमेरिकन विश्वविद्यालय। उसमें ऐसे लोगों का होना कि जो अपने कक्षा के बीच में से उठ के जाके, मैंने 10 मिनट का ब्रेक लिया था अभी, तो एक कप चाय पिया और दोबारा वापस आया हूँ कि दिस वाज टू मच फॉर मी टुडे। तो जहाँ पे हमने छोड़ा था दोस्तों, वहीं से शुरू करते हैं ना। अभी मन और दिमाग दोनों ही एक कप चाय के साथ शांत है। हियर वी गो। और अजान दे के नमाज पढ़े और अपने सर पे ऐसे काले वाले टीके सर को घिस घिस के लगा दे। तो ये मैंने अपनी आंखों से देखा। सर अमेरिका की क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी तो हैं ऐसे एक्सट्रीमिस्ट। यहाँ पे भी तो हैं जो मतलब सड़कें ब्लॉक कर देते हैं और सड़क के बीच में बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए बिठा देते हैं। और मैं इसको बताया लोगों को जो इस विषय में वहाँ पे भी यहाँ पे भी कि साहब ऐसा ऐसा हो रहा है, ये तो रेडिकलाइज हो रहा है मसला। वहाँ पे बुर्का पहन के पूरा काला वाला लड़कियां यूनिवर्सिटी में आने की जिद करने लग गई और लड़ने लग गई सिक्योरिटी वालों से। कौन लड़कियां? जो पिछले सेमेस्टर में पार्टियां कर रही थी, बियर पी रही थी। तो ये रेडिकलाइजेशन तो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं ना। उससे आपको क्या पता पड़ रहा है कि वो केंद्र अमेरिका के द्वारा फंडेड जो अरब नेशन के बीचम बीच इसी कार्य को करने की जिम्मेदारी रखता था कि इस अमेरिकन वैल्यूज को फैलाया जाए, उस केंद्र के भीतर जब रेडिकलाइजेशन इतना ज्यादा हो गया तो आपको ये तो पता था कि साहब ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं अभी अमेरिका के खेल। और 2008 में तो बिल्कुल साफ ये तो लिखित रिपोर्ट है कि साहब अमेरिका तो डील्स कट करेगा, क्योंकि तब उन्होंने करना शुरू कर दिए थे। अमेरिका की फौज का ऐसा नहीं है कि लड़ने का दमखम नहीं है, लेकिन उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनके जो प्रोसेसेस हैं, जो मैं आपसे निवेदन किया था, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, उसमें एक और बड़ा तत्व आके जुड़ गया जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर्स $3 ट्रिलियन में से कम 1.5 से ज्यादा ट्रिलियन कॉन्ट्रैक्टर्स की जेब में गए। और ट्रिलियंस डॉलर की बात हो रही है यहाँ पे, मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियंस डॉलर, एस्ट्रोनॉमिक फिगर्स में पैसे की बात चल रही है। कॉन्ट्रैक्टर्स पॉलिसी अपने हिसाब से बनवाने में सफल रहे हैं और ये कॉन्ट्रैक्टर्स और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की कुछ अधिकारियों, सेनेटर्स और अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स के साथ मिलकर साजिश रही है कि अमेरिकन टैक्स पेयर्स के $3 ट्रिलियन अफगानिस्तान में पानी की तरफ बहा दिए जाए और उसके बाद वहां से इस तरह से भाग लिया जाए कि आपके हथियारों के भरे कंटेनर तालिबान को मिल जाए और आपके हवाई जहाज पे लोग लटके। वो शुरू से हार रहे थे वहां पे, उन्हें पता था कैसा होगा, लेकिन पैसा खर्च हो रहा था। जब पैसा खर्च होता तो सबकी जेब में जाता है, जिसकी जेब में पैसा जाता है वो मना तो नहीं करता उसको आने से। सेनेटर्स की फंडिंग होती है, पब्लिक कैंपेन्स होते हैं, आता तो टैक्स ही है लेकिन जाता सबकी जेब में है। तो ये वॉर का एडिफाइस खड़ा करके पीछे एक वॉर इकोनॉमी लगातार रन करती रहती है, जो अमेरिका के केस में शायद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से अभी तक रुकी नहीं है। अमेरिका इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड व्हिच इज नेवर बीन एट पीस एवर। कुछ ना कुछ लड़ाई लगातार चलती रहती है, अपने जगह पे नहीं, दूसरे देशों में जाके। उसी को साम्राज्य कहते हैं। साम्राज्य आपकी क्षमता का ही तो नाम है कि आपके घर में आके और कोई आपको परेशान कर सके। तो उस विषय में मेरा जो छोटी एक समझ है, बहुत विशेष, मैं अपने गुमान तो नहीं रखता कि मैं अमेरिका को समझता हूँ क्योंकि मैं कभी गया नहीं वहां पे, लेकिन कॉरपोरेट बिजनेस और फाइनेंशियल इंटरेस्ट को सेटल करने के लिए, प्रमोट करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना लिया गया है जिसको यूएसए का नाम दे दिया गया है। ऊपर ऊपर सब कुछ चलता रहता है, अंदर से व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा रिजिड हो चुकी हैं, फॉसिलाइज्ड हो चुकी हैं, क्रीकी हो चुकी हैं।
जब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आदमी को पता नहीं है, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आर्मी को नहीं पता कि उसके हथियार कौन लेके जा रहा है, नए मैंने अपने आंखों से देखे हैं, अमेरिका के बिल्कुल कंटेनर के कंटेनर हथियार तालिबान के हाथ में लगे, ब्रांड न्यू राइफल्स हैं, मोटार्स हैं, मोटार के शॉट्स हैं, उसके अलावा आरपीजी की गन्स हैं, नाइट विजन गॉगल्स हैं, स्नाइपर राइफल्स हैं, तालिबान के हाथ में जा रहे हैं। तो ये हमारे मन में प्रश्न तो पैदा करता है कि आज आप भी अपना घर खाली करेंगे तो इस बेदर्दी से तो नहीं करेंगे कि आपके सामान किसी और के हाथ में लग जाए, और सामान्य नहीं हथियार ही, आपको पहले से पता था ऐसा होने वाला है, फिर आप इस तरह से क्यों हैंडल किए उसे। तो ये कई ऐसे शक शुबे और सवाल हमारे मन में खड़े करता है, जिस तरह से उसको हैंडल किया गया है और जिस तरह से बहुत प्रॉम्प्ट वहाँ से डिपार्चर हुआ है बिना प्रॉपर हैंड ओवर के। ऐसा तो अधिकारी भी नहीं करता। आज मैं भी मतलब एक कायदा होता है कि मैं किसी को बता के जाऊँगा कि साहब मैं जा रहा हूँ ये कार्यालय था, मैं ऐसा किया, अब ये आप कागज संभाल लो, इसके अंदर मेरे ये सामान है, आपको देके मैं जा रहा हूँ अपने वहाँ पे जोड़ के। पूरा कंटिजेंट, पूरा बेस लाइट बंद करके भग गया, किसी को पता नहीं क्या हो रहा है। वो जब एयरपोर्ट के ऊपर चले गए उसके बाद अफगान फोर्सेस को पता पड़ा कि यहाँ लाइट क्यों नहीं आ रही, क्या हो गया, वो चेक करने के लिए आ रहे, पता पड़ा खाली है सब कुछ, ये क्या हो गया, क्यों हुआ ऐसे, किसने ऑर्डर्स दिए, ये इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। यहाँ शायद कुछ वो परतें खुल सकती है जिनके हमें जवाब चाहिए। अमेरिका के विषय में आपका जो प्रश्न है वो यहाँ उसका नीचे वाला बिंदु है कि जिस तरह से आपका डिपार्चर हुआ है, बिल्कुल ही अनप्लान्ड, हैपेजर्ड, एब्रप्ट और कंटिजेंट माहौल में, it leaves a lot of questions not just about America's capacity to handle large operations but also about its intentions for peace in Afghanistan. आप हथियार नष्ट करके भी जा सकते थे, आप बारूद तो नष्ट कर ही रहे हो, बारूद के साथ हथियार भी लगा दो, सामने उठा के नहीं जा सकते, कोई दिक्कत हो गई, अरे तो पूरा कंटेनर नष्ट कर दो ना भैया, आप लगाओ 4 कंटेनर, उसके अंदर बारूद लगा खत्म कर, तो किसी काम तो नहीं आए, आप चला के छोड़ के जा रहे हो उसको, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जिसके भी हाथ में आएंगे वो उसका कुछ तो करेगा, और आप वहीं पे बैठे बैठे इधर रूस के लिए, उधर चीन के लिए, इधर ईरान के लिए, ये तो शत्रु है, और थोड़ी बहुत पाकिस्तान के लिए मुसीबतें खड़ी करके जा रहे हो। मुझे शक तो होता है देखो, लेकिन बड़े लोग हैं तो इसलिए मैं कहना नहीं चाहता ये सब बातें। आप समझ पा रहे हैं कि जिस तरह से ये हैंडल हुआ है उसमें कई ऐसे सवाल हैं जो रहस्य की कई परतों के पीछे हैं, उलझे हुए हैं, गुथे हुए हैं, जिसका जवाब दुनिया चाह रही है, अमेरिका को भी चाहिए कि पूछे ऐसे कैसे हैंडल किया। वहाँ भी आवाज़ें थोड़ी उठ रही हैं, हमने देखा कि यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे या लेक्चरर्स सड़कों पे वो माइक लेके पूछ रहे हैं, मतलब बच्चों के पूरे अमेरिका के सारे बच्चे डेट फ्री हो जाते हैं। अमेरिका के अंदर एक मेजर क्राइसिस चलते हैं कि बच्चों के पास एजुकेशन रोजगार तो है नहीं, और लोन लेके पढ़ाई कर लिए, और अब वो गले के अंदर एल्बर्ट्रोस की तरह लटका हुआ है कि गर्दन टूट गई है, बच्चों के लोन नहीं चुके जा रहे। इससे 1/3 के अंदर अमेरिका के सारे बच्चों के लोन चुक सकते थे, लेकिन उससे वो जो कैपिटलिस्ट व्यवस्था है उस पर इसलिए वहाँ लोन माफ नहीं होते, वहाँ लड़ाइयाँ होती है, जहाँ पे इन्हीं बच्चों को भेजा जाता है ताकि वो आके दोबारा लोन लेके अपनी पढ़ाई कर सके। ये सर ये जानबूझ के परपेचुअल एक वायलेंस के साइकिल में छोड़ के जाते हैं। सीरिया में भी इन्होंने लास्ट तक मतलब यही किया, पहले ये शायद शिनाख्त करते थे कि हम हथियार किन को दे रहे हैं असद के खिलाफ जो है लड़ने के लिए, और बाद में ये किसी को भी देने लगे थे, अपने एडवांस्ड राइफल्स हो या ऊपर से हमवी गिराना। या आप तो बच्चों की बर्थडे पार्टी करिए कभी बच्चों की बर्थडे पार्टी होती है ना, तो शुरू में 3-4 बच्चे आते हैं, आपका काफी नियंत्रण होता है उनके ऊपर, कौन सी टोपी कौन लेगा, कैसे पहनेगा, कौन सी पुपाड़ी बजाएगा, कहाँ बैठेगा, क्या गेम बोला। एकदम से 50 बच्चे आ जाते हैं, आप क्या करते हो, अरे यार तुम पकड़ो यार, मेरे को तुम संभाल लो, ये ऐसे ही करते हो ना। ये धंधा ही ऐसा ही है, एक समय के बाद सबको पैसा मिलना शुरू हो जाता है। एक समय के बाद सीरिया में ऐसी सिचुएशन मैंने अपनी आंखों से देखी है कि पड़ोसियों ने 4 ने मिलकर गन्स बना ली, चाइना की गन्स, प्लास्टिक की, उसके ऊपर पानी के जो पाइप्स होते हैं उनको ऐसे बना के लंबी गन्स बना के और फोटो खिंचवा रहे, नीचे कुछ नाम लिख दिया कि हम फलानी जमात है, उसकी फोटो ले लेके ट्विटर से अन्य माध्यमों से गल्फ तक पहुंचाएगी। $20,000 आ गए उनके पास, किसी जगह आप भी लड़िए। शिट आप तो मेहनत कर रहे हैं, इतने वीडियो बना रहे हैं, इतना वो कुछ कर रहे हैं, एक फोटो होने से आपको $20,000 आने लग जाए, क्योंकि आप तो जिहाद कर रहे हैं ना। तो जिहाद से तो आसान से पैसे मिलते हैं, क्योंकि वो तो ज़कात का विषय होता है, वो धर्म का विषय होता है, उसको मिलना भी चाहिए।
मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि जो ये लोग इस किस्म के एक फ़ोटो पे इतने पैसे मिल रहे हैं, तो क्या यहाँ पे जो इस किस्म के कमेंट करते हैं, इस किस्म की ट्वीट करते हैं, इस किस्म की मतलब प्रोपोगंडा फैला रहे हैं भारत के अंदर, तो क्या उनको पैसे नहीं मिल रहे होंगे? तो ऐसे बहुत सारी बन गई। तो अमेरिका क्या किया वहां पे? अमेरिका मतलब लंबा विषय हो जाएगा, फिर आपका विषय हो जाएगा। हाँ। लेकिन अमेरिका के विषय में एक बार दोबारा हम चर्चा कर सकते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट सर, क्योंकि मैं था वहां पे डेमस्कस में, और मैं तब भी कह रहा था कि मतलब ये गेम चलेगा नहीं कैपिटलिज्म का। अमेरिका की अफगानिस्तान में हार कैपिटलिज्म के पिछले 500 साल के इतिहास के ऊपर एक तरह का जो फाइनल पैकिंग रैप होने के बाद टेप लगता है ना, वो है। अब वो दोबारा वैसा नहीं हो सकता कभी भी। वेस्ट अब कभी भी वेस्ट नहीं होएगा, ईयू कभी भी दोबारा ईयू नहीं होएगा, अमेरिका कभी भी अमेरिका नहीं हो पाएगा, और कैपिटलिज्म नहीं हो पाएगा। उस सब के ऊपर टेप लगा दी आईएसआई ने, चीन के कहने पे, तालिबान का साथ लेके काबुल में। वेलकम टू द न्यू रियलिटी वेयर द चाइनीज आर कॉलिंग द शॉट्स एवरीवेयर थ्रू देयर फ्रेंड्स। पूरी दुनिया की जो पॉलिटिकल गेम है ना, इस पे डिबेट हो सकता है। मतलब ये जो कुछ हो रहा है, अगर देखा जाए इनके इस स्टेटमेंट के बेस पे, तो अगर इंडिया थोड़ा सा अपॉर्चुनिस्ट बन जाए तो एक्चुअली वी कैन बेनिफिटेड फ्रॉम ऑल दीज हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड। सेल्फिश होना बुरी बात नहीं है। रावलपिंडी posing as generals। अंतिम प्रश्न है सर भविष्य को लेके कि इकोनॉमिक फ्यूचर तो दिखता नहीं है, चाहे पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान। ये यहाँ पे जो भी लोग पैसा लगा भी रहे हैं तो देर इज़ नो रिटर्न। रिटर्न एज सच कि मतलब जनरल मास तक, आपने बोला गरीब लोगों के पास तो पैसा जा नहीं रहा है। जनरल्स के ये पापा जोन्स वाला फंसा था अभी इनका एक जनरल। इसी तरह के आर्मी ऑन करती है, उनका सीमेंट का फैक्ट्री आर्मी वालों का है, उनका मतलब खेत आर्मी वालों के हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस आर्मी वाले बनाते हैं। तो अफ़गानिस्तान में अगर मान लेते हैं कि तालिबान ठीक है वहाँ पे है, या पाकिस्तान की हेल्प से, गवर्नेंस के लिए तो पैसा चाहिए। वो पैसा आएगा कहाँ से? इसका फ्यूचर क्या है, फिनेंशियल फ्यूचर? अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का, या इस विचार का? विचार कर लीजिए जो भी। हाँ, देखिए, विचार का जो जड़ है वो एंटी कैपिटलिज्म में ही है। ये समझ ली गई है पाकिस्तान के जनरल्स के द्वारा बात कि दुनिया कैपिटलिज्म के साथ लंबे समय तक जिंदा नहीं रह पाएगी। और ये समझने के बाद उन्हें ये भी समझ में आ गया कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है वो तो चीन ही लिखेगा। अच्छा। क्योंकि चीन ने एक नई तरह की व्यवस्था खड़ी कर दी, हाइब्रिड व्यवस्था, जिसमें कैपिटलिज्म भी है, स्टेट का भी कंट्रोल है, कम्युनिज्म भी है, और सर्वेलेंस स्टेट भी है। तो जनरल्स ने बहुत समझदारी दिखाते हुए चीन के इस गेम में अपने आप को शरीक कर लिया। चीन का क्या गेम है? चीन को चाहिए लिथियम अफगानिस्तान से, और चाहिए मिनरल्स। चीन को मिनरल्स और लिथियम की जरूरत इसलिए क्योंकि उसको बनानी है इलेक्ट्रिक कार्स फ्यूचर के लिए। इलेक्ट्रिक कार की बैटरी लिथियम आयन होती है, तो लिथियम वो वहां से निकालेगा। प्लस अपना जो उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसके जरिए उसको सेंट्रल एशिया के मार्केट मिल रहे हैं। तो चीन के लिए एक बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट और हाई इम्पैक्ट, लो इन्वेस्टमेंट, हाई इम्पैक्ट, हाई विजिबिलिटी, हाई क्रेडिबिलिटी ऑपरेशन था, जिसमें पाकिस्तान उसके साथ लगा। तो जब तक चीन इनके साथ लगा रहेगा, माइनिंग करता रहेगा, तब तक ये चलता रहेगा। लेकिन जो पाकिस्तान के जनरल जियाउल हक के ज़माने से जिस ग्रैंड आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन को लेकर चल रहे हैं, वो ये है कि सब दुनिया इवेंचुअली कैपिटलिज्म के बाहर तो जाएगी। पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी किस तरह की होगी? या तो एक डिस्टोपिया होएगा, या तो एक डिस्टोपिया होएगा, या तो एक रिवाइवल ऑफ अ यूटोपिया होएगा। क्योंकि जब सिस्टम्स क्रम्बल होंगे तो नया वर्ल्ड ऑर्डर स्टेप बाय स्टेप तो नहीं बनेगा, ग्रैंड नैरेटिव होएगा। उन्होंने डिस्टोपिया को हटाने के लिए एक रिलीजियस रिवाइवल का रास्ता पकड़ रखा है कि हम सब रिलीजियस रिवाइवल करेंगे। रिलीजियस रिवाइवल से हम एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी क्रिएट कर लेंगे, जिसमें चाइना और रूस हमको मदद करेगा। हम यहाँ पे कारपेट ही बना के बेच लेंगे, तो हम इतने से मार्केट से, हमारा तो एक बड़ा सिस्टम बन गया ना। ये 4 और 1 5 हम मिलके हो गए, हमें वेस्ट की जरूरत ही नहीं है, ब्रिक्स हमें जरूरत ही नहीं है। तो हम तो ब्रिक्स की जगह नए प्रिक्स आ गए। वी आर द प्रिक्स ऑफ द वर्ल्ड। एनी prick, man, I mean, it has its own pride. So we give it to you guys. I mean, well done in Afghanistan, but the day has just begun. There is a lot to come, and we are watching you. Stay focused. Our time
ये था डू पॉलिटिक्स का वीडियो। मुझे नहीं पता आपका क्या ओपिनियन है, पता नहीं, बहुत सारे दोस्तों ने पहले देख लिया होगा शायद, हालांकि ये बिल्कुल फ्रेश है और कई सारे दोस्त साथ में देखेंगे। तो बहुत ही परेशान करने वाला वीडियो था ये, एक्चुअली अंदर से परेशान करने वाला वीडियो था। लेकिन अगर हमारी सरकार समझदारी दिखाती है तो दिस कैन बी अ माइलस्टोन फॉर अस और दिस कैन बी द डिज़ास्टर फॉर अस। तो ये बात तो समझ में आ गई। आपका क्या ओपिनियन है इस पर, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। जब मैं वीडियो सुन रहा था तो एक मुझे ना वो अल्लामा इकबाल का एक शेर आपको याद है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो किसी शायर ने उसकी एक पैरोडी बनाई थी, तो मुझे उस शायर का नाम तो नहीं याद, लेकिन उसका शेर याद है और मैंने सोचा मैं आपको सुनाऊं कि जाने कहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कोई नहीं वतन में अब मेहरबान हमारा, नासूर बन के खाएंगे इसको वतन के रहबर, भटका हुआ है खुद ही जब रहनुमा हमारा। ये भूख और गरीबी और उस पे बदनसीबी, ना ये ज़मीन अपनी ना आसमां हमारा। जिसने ज़ुबान खोली उसको मिली है गोली, हर बेज़ुबां यहाँ पे है हम ज़ुबां हमारा। किस किस तरह से लूटें हम अपने इस वतन को, बुज़ुर्गों से सीखता है हर नौजवान हमारा। हालात गर न बदले, ख़यालात गर न बदले, मिट जाएगा जहाँ से नामो निशा हमारा। तो मैं इसके आगे कोई कमेंट नहीं करने वाला। आप सब समझदार हैं, आप सब ने मेरे साथ सुना, मेरे ओपिनियंस भी सुने बीच बीच में। बस जाने से पहले इतनी सी गुजारिश है कि प्लीज़ अगर आप नए हैं इस चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप जानते ही हैं आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मैटर करता है। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।